चलो तो कहानी शुरू करते हैं वापस वहीं से, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड से। इसके बारे में मैंने बेसिक ये बता दिया था कि कब प्रावधान आया था। 2007 में मंत्रालय ने, बिजली मंत्रालय ने शुरू किया, फिर 2010 में एक्ट के द्वारा इसको लाया गया। अब आपसे मैं जनरल सी बात पूछने का प्रयास करूंगा। तो ये समझो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बिल्डिंग है, एक भवन है। अब इस भवन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या सेविंग टिप्स हो सकती है, क्या क्या ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे हम एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। तो मैंने पहला फैक्टर बताया था, याद करिएगा। एक फैक्टर ये था हमारे पास जो टेम्परेचर है, यानी जो थर्मल इंडिकेशन, जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, आप क्या सोचोगे हमारे अंदर जो हवा है, बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर कम। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो आप सोचोगे कि टेम्परेचर हमारा थोड़ा ज्यादा है। यानी ठंड के मौसम में आप चाहोगे कि कमरा आपका गर्म रहा, और गर्मी के मौसम में आप सोचो कमरा हमारा ठंडा रहे, नॉर्मल रहे। तो उसके लिए क्या उपाय है? एक तो उपाय ये है कि हम इस जो बिल्डिंग है ना, हमारा जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो आवरण जो है, यानी कि जो इसका एनवेलप है चारों तरफ, इस पर हम कोई कोटिंग करेंगे, चारों तरफ कोटिंग करेंगे। कोटिंग करना, कोटिंग करने का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जो हीट को एब्जॉर्ब ना करे, हीट को कम एब्जॉर्ब करे। इसका मतलब क्या होगा? देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश हमें क्या देगा? ऊष्मा देता है, हमें ऊष्मा मिलती है। अब सूर्य का प्रकाश जो है यह पड़ता है इस बिल्डिंग पे, ठीक है, पड़ेगा, और पढ़ करके कुछ भाग इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, और कुछ भाग जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? मतलब अगर हमने 100 यूनिट सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, तो मान लिया 80 यूनिट जो है एब्जॉर्ब हो गया और 20 जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, वापस हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, 100 प्रकाश दिया, 80 एब्जॉर्ब हुआ, 20 वापस आ गया टकरा करके। तो 80 जो एब्जॉर्ब हुआ है ये क्या करेगा बेटा? ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ये हीट को ट्रैप करेगा। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल, हीट को बांध देगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जो सरफेस आपका दीवारें है, आसपास का जो घर है, आपका बिल्डिंग है, वो हीट हो जाएगा, वो गर्म होगा। तो बाहर अगर हीट होगा तो निश्चित है कि अंदर भी क्या होगा? हीट होगा। और उस हीट को कम करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? एग्जॉस्ट है, आपका कूलर है, आप एसी ऑन करेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इस प्रकार का उपाय करेंगे। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी। उससे क्या होगा? जो हमारा लक्ष्य है ऊर्जा को संरक्षित करने का, एनर्जी को कंजर्व करने का, वो पूरा नहीं। बात समझ रहे हो? एक टर्म आता है बेटा एल्बिडो। एल्बिडो आप आगे कभी पढ़ोगे, ठीक है, तैयारी वाली। एल्बिडो नंबर एक टर्म होता है, एल्बिडो संख्या का। बेसिकली ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मात्रा में हीट का, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करता है और रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा घर है, हमने 100 दिया, 80 एब्जॉर्ब हुआ, 20 वापस चला गया। जितना आया जितना वापस गया, देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसकी जो गणना की जाती है वो एल्बिडो संख्या से की जाती है। जनरल गणना, अगर आप लिखना चाहो एग्जाम में इसका तो लिख सकते हो। जैसे आपको सुना होगा ब्लैक बॉडी के बारे में, ब्लैक बॉडी के कृष्ण क्या बोलते थे हिंदी में से? ऐसे मतलब ब्लैक बॉडी, ब्लैक ब्लैक कलर की बॉडी होती है। क्या करता है? आपने पढ़ा होगा
कि जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें व्हाइट बॉडी यानी कि लाइट बॉडी है, व्हाइट कलर का, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देता है, क्या हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। जो ब्लैक बॉडी होता है वो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यही तो होता है। और जो व्हाइट बॉडी होता है वो उससे हीट जो है वो टकरा करके वापस चली जाती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं। तो किसी का घर तुमने देखा है जो ब्लैक कलर की पेंट करता है क्या? किसी का अपने घर में देखा जो ब्लैक कलर से पेंट करता है? डार्क कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से पेंट नहीं करते हैं। ब्लैक कलर से पेंट करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल गर्मी के दिनों में वो घर जो है भट्टी बन जाएगा, समझ रहे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर का पुट्टी लगाते हैं, और व्हाइट कलर की पुट्टी होती है, व्हाइट कलर की पेंटिंग करते हैं, आपको चाहे एशियन पेंट होगा, चाहे आपका पुतला, कोई भी आपका पेंट व्हाइट कलर का पेंट करते हैं। व्हाइट क्यों करते हैं? क्योंकि जो एक तो जो प्रोटेक्शन है वो तो मिल ही रहा है, मजबूती है, और फंगल ये जो हमारे बाकी जो चीजें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वो तो है, प्लस हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर बेटा हम जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है ऊपर, ठीक है, ये जो एरिया है, अगर मान लो हमने किसी ऐसे मटेरियल से एक कोटिंग कर दिया, मतलब दीवार के चारों तरफ जहां जहां दरवाजे दीवार है उसको कोटिंग कर दिया, मोटी सी लेयर बना दी किसी मटेरियल का, और ऐसे तत्व से बनाया जो वातानुकूलित हो, यानी कि एयर कंडीशन हो, यानी कि मौसम के हिसाब से अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा। इसे कहते हैं बिल्डिंग एनवेलप, यानी कि भवन आवरण, समझ लो, भवन आवरण इसे कहते हैं। मैं तुमको एक रिसर्च की बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले की न्यूज में है कि एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा पेंट डिस्कवर किया है या फिर उसको बनाया है जो लगभग 98 to 99%, मतलब 98 to 99% हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा सीमेंट है वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा लार्ज अमाउंट में। जैसे नॉर्मली पेंट अगर 70% रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये 90% रिफ्लेक्ट करेगा, समझ रहे? तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल हो, इस पर रिसर्च चलता रहता है, कुछ ऐसा मटेरियल हो जो हम क्या करते हैं, हमारा छत है, ठीक है, हमने अपने छतों पे कोटिंग कर दी, एक मोटी लेयर बना दी। तुमने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में छत को पूरा चूने से पेंट करते हैं, या कोई मोटा कोई भी कलर जो है लाइट कलर का। ये क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि हमें हीट से बचाना है। पहला फैक्टर तो टेम्परेचर वाला है। आपने सुना ये भी होगा, अभी आप कभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखोगे, जैसे मान लो दीवार बनती है, दीवार में इधर ईटा जोड़ दिया गया एक तरफ से, और इधर भी ईंट जोड़ दी गई, ठीक है, और बीच में क्या किया गया, बीच में थर्माकोल डाल दिया है, यहाँ पे थर्माकोल डाल दिया। ऐसा भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर की जो हीट है उस पर तो आएगी, तो थर्माकोल से पास होकर के अंदर की तरफ हमारा दीवार के अंदर हमारा रूम है, वहां पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं है। तो इन्वेंशन की चीज है, इस पर काम चलता रहता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है आप इस चीज को लिख सकते हो ना। पहला हो गया ये मेंटेन है, ठीक है। एक चीज और हम करते हैं क्या, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लो एक चीज तुम्हें बताऊं, कभी कभी तुमने देखा होगा हमारे घर में कभी एसी अगर लगेगा, एसी लगा भी होगा या कहीं भी रोकना, अगर हम एक कमरे में एसी चला दिया, तो मान लो 1 घंटा चलाना चाहे 2 घंटा चलाना, और इस कमरे से मान लो दरवाजे भी हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दरवाजा है, यहाँ खिड़कियां हैं, ठीक है, समझ लो, यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, समझ लो, ये दरवाजा है,
तो क्या होता है बेटा कि अगर हमने 2 घंटे एसी चलाया तो कमरा हमारा ठंडा है, ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद रूम जो है फिर से गर्म होना शुरू हो जाता है। जनरली ऐसा होता है, क्यों होता है? आइसोलेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी खिड़कियां हैं, जितने भी छिद्र हैं, होल है, कोई छेद है, या कहीं पे इस प्रकार से ज्वाइंट है, जैसे ये ज्वाइंट है कहीं, तो जरूर कुछ न कुछ ऊष्मा जो है बाहर की अंदर की ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, अंदर की ऊष्मा का बाहर की ऊष्मा से आदान प्रदान, जब आदान प्रदान होगा तो बाहर की हीट अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगी। तो इस चीज को कभी आप देखोगे कि जो कमरा आपने फुली टाइट कर दिया है, मतलब कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है हीट को बाहर निकलने की, मतलब हर जगह से जितने भी छिद्र है, जितने भी छेद है दरवाजे खिड़की पे, प्रॉपर आपने एकदम अच्छे से क्या कर दिया, एकदम सील कर दिया, जैसे सील कर देना, सीलिंग कर दिया, तो आपका कमरा 2 घंटे एसी चलाने के बाद भी 2 घंटे तक बिना एसी को ऑन किए भी ठंडा रहेगा और लंबे समय तक ठंडा रहेगा। समझ रहे? तो ये भी एक तरीका, एक टेक्निक है, एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग आपको बनाना है, ठीक है, स्टैंडर्ड बिल्डिंग मानक तरह से बनाना है, उसे कहते हैं ECBS। मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ ट्यूटोरियल का, आज भेज दूंगा। ECBS, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग स्टैंडर्ड की बात की जाती है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग स्टैंडर्ड। तो बिल्डिंग स्टैंडर्ड यानी कोई भी इमारत है, कोई बिल्डिंग है, उसका क्या मानक होना चाहिए, समझ रहे? ये हमने उस पर कोटिंग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हम इस प्रकार से जितने भी छिद्र हैं, जितने भी सीलिंग है, उसको हम प्रॉपर सील्ड कर दें एरिया को, ये चीज हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं छोटे से छोटे अमाउंट से ही आप एनर्जी कंजर्वेशन कर पाते हैं। एक चीज और भी आप कर सकते हैं, वो क्या, आप देखते हो ज्यादातर घरों में ना क्रॉस वेंटिलेशन है। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब क्या है कि हवा एक तरफ से इनलेट हो रही है, मान लो अंदर से खिड़की से, तो ये हवा तो इनलेट तो हो रही है, बट इसको वापस भी तो निकलना है। तो क्या हो पाता है कि इनलेट तो हो रहा है, आउटलेट नहीं हो पाता है। तो मान लो यहाँ खिड़की नहीं है तो हवा ट्रैप हो जाएगी, या फिर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, राइट। तो क्रॉस वेंटिलेशन से क्या फायदा हुआ कि अंदर की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, टेम्परेचर, ये जो होता है मेंटेन। तो आपका घर इस प्रकार से बनना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। कोई बिल्डिंग हो, मतलब कोई भी बिल्डिंग हो, इंडस्ट्री हो, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, खासकर क्रॉस वेंटिलेशन, वरना इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ और आज के समय में जो गर्मी देख रहे हो ना, इससे घर प्रॉपर वेंटिलेशन का होगा तो उसको कम गर्मी लगेगी, वरना अगर 10 मिनट बिजली चली जाए शहर के मकानों में, जहाँ चारों तरफ मकान होते हैं, ठीक है, दीवार से दीवार जुड़े होते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, 10 मिनट के अंदर पूरा शरीर जो है पसीने से भीग जाता है, समझ रहे? तो गाँव में ऐसा नहीं होता, गाँव में प्रॉपर जमीनें होती हैं, घर होता है, खेत खलिहान होता है, तो खिड़की लेते हो तो वहाँ पे क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है। एक रीजन, ठीक है। फिर मैंने बता ही दिया कि छत है, छत की कूलिंग कर सकते हो, कूलिंग करने के लिए क्या है, कुछ ऐसा मटेरियल, ठीक है, छत है, मान लो हमारी छत है ऊपर, छत में किसी ऐसे मटेरियल से हम कोटिंग कर दें जो क्या करे, परावर्तन करे, इसका सूर्य के प्रकाश का या हीट का परावर्तन करे, तो अच्छी चीज होगी, ऑलराइट। एक काम और भी तो कर सकते हो कि हम ऊपर जो है सोलर पैनल वगैरह लगा लें, जो आप जनरली करते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आपको हीटिंग इफेक्ट कम मिलेगा छत पे, और उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एक चीज बताया, देखो मैं जितना प्लान बताता हूँ बेटा, अगर थोड़ा सा उसको दिमाग में रखते हो तो यहाँ तो खाप आएगा ही आएगा, आगे भी बहुत अनुभव है, वो संभव करा।
मैंने कल बताया था कि जो मकान या बिल्डिंग होना चाहिए वो किस ओरिएंटेशन में होना चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में होना चाहिए। मैंने कहा था कि लंबाई ईस्ट और वेस्ट लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जितना ज्यादा खुला रहेगा उतना ही ज्यादा एयरी हमारा, उतना ज्यादा वेंटिलेटेड हमारा डिजाइन होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। प्लस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने बताया था वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करो, बेहतर क्वालिटी का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतनी चीजें हमारे इस चैप्टर में ही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपको कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में लिख देना। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई इमारत बन रही है, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, कोई भी इमारत तैयार हो रही है। ठीक है, तो जो ECBS है ना, वो यही है। ठीक है, बार बार पूछना मत सर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग स्टैंडर्ड, इसी ECBC के अंदर आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मानक, तो किसी कुछ गाइडलाइन है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एयर होना चाहिए, यही सब चीजें टेम्परेचर मेंटेन करना है। लाइटिंग, प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लाइट, घर ऐसा बनवाओ या मकान ऐसा हो, बिल्डिंग ऐसा हो, दिन के प्रकाश का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंप की डिपेंडेंसी हमारी कम से कम। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई दिक्कत होगा बेटा आप पूछने में स्वतंत्र हो, आप पूछो, मैं चाहता हूँ, तो मैं बताने के लिए ही यहाँ रहेगा, लेकिन पूछने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, रीजन ये है ना कि मेरा आपसे इंटरेक्शन भी है नहीं बहुत ज्यादा, क्लासेस में आपसे कभी डायरेक्टली मैं फिजिकली मिला नहीं। ठीक है, तो मुझे बहुत पता नहीं है तो आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या नहीं, क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिविल में पढ़ाया हूँ तो मुझे बच्चों का थोड़ा सा आइडिया है, मैं बताता रहता हूँ, अगर पूछते हैं तो वो चीजें भी। ठीक है, सिलेबस के बियॉन्ड भी चीजें जाननी चाहिए, कल को तुम्हें कॉम्पिटिशन में आना ही आना, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट। जब तक अपनी स्किल को डेवलप नहीं करोगे, अपनी एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करोगे, एनहेंस नहीं करोगे, जैसे बहुत सी दिक्कत क्या होती है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हिंदी, बेटा हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आज तुम्हें कोई भी एक प्रैक्टिकल बात को, तुम्हें कोई एक मेल करना है किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, कोई फॉर्म अप्लाई करोगे ना किसी भी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट की कंपनी के लिए भी, तो भी तुम्हें इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ठीक है, बाद में सरकारी विभाग में आ जाओगे तो हिंदी में काम भी होता है, लेकिन अगर प्राइवेट फर्म में कहीं जा रहे हो तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो और मैं बता दूं, दुनिया के तमाम देश इंग्लिश बोलते हैं, भारत में बोली जाती है, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, रिसर्च है, एक सर्वे हुआ था, दुनिया भर के लोग भारत के जो टैलेंट है या भारत के लोगों को इसीलिए ज्यादा अहमियत देते हैं कि यहाँ के लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, भोजपुरी है, जो भी आप बोलते हो, उसके बावजूद जो यहाँ के लोग जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश स्पीकर है, उनकी इंग्लिश काफी अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, जहाँ जैसे चाइना है, स्पेन है, यहाँ पे इंग्लिश तो नहीं बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, चाइना में मैंडरिन, ये लोग इंग्लिश इतना नहीं सीख पाते। अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत उन देशों में आता है जहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जाती है। आप ये बिल्कुल ना सोचो कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ सकता या इंग्लिश सीखना नहीं आ सकता, इंग्लिश बोलना इज डिफरेंट थिंग, इंग्लिश सीखना इज डिफरेंट थिंग। तो थोड़ा बहुत प्रयास करो कि इंग्लिश में भी चीजों को आप फैमिलियर हो। ठीक है, ऊर्जा एनर्जी, तो आपको एनर्जी, ऊर्जा कंजर्वेशन, संरक्षण, तो धीरे धीरे इंग्लिश का जब अभ्यास डालना शुरू करोगे तो तुम्हें इंग्लिश ज्यादा आसान लगेगा एज कम्पेयर टू हिंदी। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा रहा, ठीक है, उसके बाद जब मैं बीटेक करने गया बेटा तो मुझे भी दिक्कत होती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया बीटेक करते करते कि मुझे इंग्लिश
ज्यादा आसान लगने लगी है स्कूल। ऐसा होता है क्योंकि इंग्लिश में ना इतना ग्रामेटिकल चीजें नहीं है, ठीक है, कंटेंट समझ में आ जाता है। हिंदी क्या है, कितना नुक्ता है, इतने ज्यादा व्याकरण की चीजें हैं कि आपको हिंदी एक बार को परेशान कर भी देगी, इंग्लिश नहीं करेगी। तो आप थोड़ा प्रयास करें। मैं जिस कॉलेज में था, इंग्लिश में ही चीजें ज्यादा होती हैं, आने वाले टाइम में आप देखोगे इंग्लिश में ही चीजें ज्यादा होती हैं। तो भागो मत बेटा इंग्लिश से, धीरे धीरे सीखोगे, तुम्हारे पास पूरा 2 साल का समय है, ये साल और अगला साल, धीरे धीरे सीखोगे, सीख जाओगे, लेकिन डरो मत, प्रयास करते जाओ, ठीक है। बाकी तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरा नंबर पर मैसेज कर दो, कोई दिक्कत है तो मुझे भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, मस्ती रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।